पढ़ाया जा रहा है। भूगोल में इसके पहले आपको संसाधन और विकास पढ़ाया गया था। संसाधन विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये आपका चल रहा था। संसाधन डेवलपमेंट में पहला संसाधन क्या होते हैं ये आपको बताया जा चुका है। संसाधन के प्रकार ये बताया जा चुका है। उसके बाद संसाधन के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें आपके पहला आपका टॉपिक ख़त्म हो चुका है जिसे बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये आपका उत्पत्ति के आधार पे, संसाधनों की उत्पत्ति के आधार पे ये हो गया है। इसके बाद आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। ठीक है दोस्तों? जी दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। जी दोस्तों, इसमें पहला टॉपिक आता है, इसमें पहला टॉपिक है आपका व्यक्तिगत संसाधन। पहला टॉपिक आपका व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन को इंग्लिश में हम बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। आपका ये स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार में पहला टॉपिक आपका ये आपको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है आपका सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन। तीसरा टॉपिक आपका है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। चौथा और अंतिम आपका टॉपिक है आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। पहला आपका है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा आपका सामुदायिक संसाधन, तीसरा है आपका भैया राष्ट्रीय संसाधन, चौथा आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जी, तो ये आपको पढ़ना है संसाधन में। व्यक्तिगत संसाधन, जी पहला हम लेते हैं व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं, ये आपको आगे लेकर के चलते हैं। आपको ये पता हो गया, पहला आपका व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये आपके किस आधार पे है? स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व का मतलब क्या होता है पहले तो हम ये जान लेते हैं। स्वामित्व का मतलब ये होता है कि स्वामी मतलब कोई चीज़ हो तो उसका कोई स्वामी होता है। जैसे हम कोई संस्था लेते हैं तो उसका एक ओनर होता है, उसी को हम बोलते हैं स्वामी। तो स्वामित्व के आधार पर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसको हम बोलते हैं स्वामित्व। जी हाँ, तो इसमें पहला टॉपिक आपका है व्यक्तिगत संसाधन। जी दोस्तों, पहला टॉपिक आपका, जी दोस्तों क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जी, इसकी हम परिभाषा देखते हैं। डेफिनेशन, जी ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी, ऐसे संसाधन जो किसी निजी व्यक्ति के
हाथों में होता है वह व्यक्तिगत संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाता व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी निजी व्यक्ति के हाथों में होता है वह व्यक्तिगत संसाधन होता है। व्यक्तिगत संसाधन इसमें किसी भी प्रकार से सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें किसी भी प्रकार से आपका सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, वह आपका व्यक्तिगत संसाधन होता है। इसको एक बार फिर से हम डिफाइन कर लेते हैं। ऐसे संसाधन जो किसी निजी व्यक्ति के हाथों में हो वह व्यक्तिगत संसाधन होता है। इसमें थोड़ा सा और इंक्लूड हम जोड़ते हैं कि ऐसे संसाधन जो किसी निजी व्यक्ति के हाथों में हो वह व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है, तथा इसमें सरकार का किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप न किया जाए वह आपका क्या कहलाता है, व्यक्तिगत संसाधन, या उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जी दोस्तों, इसमें जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, जैसे आपका कोई हो गया बाग हो गया, किसी प्रकार का बगीचा, चारागाह, कुआं। ये आपके क्या हो गए, व्यक्तिगत संसाधन के उदाहरण। व्यक्तिगत संसाधन के ये उदाहरण हो गए आपके। बगीचा अगर कोई एक विशेष व्यक्ति लगाता है, उसमें पेड़ पौधों को, जैसे किसी का पार्टिकुलर ज़मीन होता है, विशेष व्यक्ति का ज़मीन होता है, तो उसमें उस व्यक्ति के द्वारा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। वह अपने खुद के लिए लगाए जाते हैं, ना कि वह किसी दूसरे के लिए लगाए जाते हैं। तो वे आपके क्या होते हैं, व्यक्तिगत में आते हैं या इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। दूसरा चारागाह, तीसरा कुआं। जैसे हम लेते हैं दूसरा कुआं अगर पहले क्या था, पहले लोग कुआं खुदवाते थे, उसमें गांव के सभी लोग जो है उसका यूज़ करते थे। अब क्या है, अब तो कुआं लोग खुदवाते नहीं हैं, बट अगर कहीं खुदवाया जा रहा है, किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा खुदवाया जा रहा है, तो उसका केवल फ़ायदा वही उठा सकता है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, आपका व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। तो एक बार हम पुनः इसको परिभाषित कर रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ऐसे संसाधन जो किसी निजी व्यक्ति के हाथों में हो वह व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। इसमें किसी भी प्रकार से सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन जैसे आपका बगीचा हो गया, चारागाह हो गया, कुआं हो गया आदि। ये आपका व्यक्तिगत संसाधन हो गया। स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है, इसमें पहला टॉपिक आपका व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। रिसोर्सेज, सामुदायिक संसाधन, ये आपका दूसरा पॉइंट है। सामुदायिक संसाधन, आप इसे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। समूह, धन, दायित्व। और यह इंग्लिश आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कॉमन
धन यूनिटी। समूह, समूह का मतलब क्या होता है? समूह में सब लोग आ जाते हैं। समूह एक ग्रुप होता है, ग्रुप होता है। और दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, और ये आपका कॉमन और यूनिटी। ग्रुप मतलब इसमें ग्रुप में जितने भी मेंबर होते हैं, इसमें सभी का दायित्व होता है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मान लो कोई कार्य कर रहे हैं तो हम लोग मिलकर अगर उस कार्य को करते हैं तो वह कार्य अच्छे से आपका हो जाएगा। अगर उस कार्य को सब लोग मिलकर नहीं करते हैं तो कार्य अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक, तो सामुदायिक संसाधन, यहाँ पे संसाधन की बात हो रही है तो हम इसको थोड़ा सा अलग ही तरीके से डिफाइन करेंगे। ये आपको पता चल गया कि सामुदायिक संसाधन, सामुदाय एक दो शब्दों से मिलकर बना, पहला समूह, दूसरा दायित्व। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। यह कम्युनिटी आपका कॉमन, धन यूनिटी, और समूह का मतलब होता है ग्रुप और रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा होता है कॉमन, धन यूनिटी। जी, यह सभी व्यक्तियों के लिए होता है, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता। इसको हम परिभाषित करते हैं। सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन जिन पर ऐसे संसाधन जिस पर सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है। ऐसे संसाधन जिस पर सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है, इस पर किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार न होकर समाज के सभी लोगों का वह सामुदायिक संसाधन
जी दोस्तों, इसकी परिभाषा, सामुदायिक संसाधन परिभाषा, ऐसे संसाधन जिस पर सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है, इस पर किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार न होकर के बल्कि समाज के जितने भी लोग हैं, समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वह किसी वर्ग से आते हों, उस पर सभी का अधिकार, सभी लोगों का, समाज के सभी लोगों का अधिकार हो, वह आपका क्या कहलाता है? आपका सामुदायिक संसाधन होता है। इसमें जो भी संसाधन होंगे वह सभी व्यक्ति समान रूप से उसका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई विशेष व्यक्ति है केवल वही उसका यूज करें और अन्य लोग आए तो उनको वह भगा दे, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा अगर होता तो वह पर्सनल में आ जाता, मीन्स इंडिविजुअल में आ जाता, बट यहाँ पे सामुदायिक की बात हो रही है, तो इसलिए यह जो है इसमें सभी व्यक्ति अपने तरीके से कार्यों को कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो ये आपका सामुदायिक संसाधन हो गया। सरकारी स्कूल में कोई भी स्कूल होगा वह सभी लोगों के लिए होगा, ऐसा नहीं कि मतलब किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए होगा। हाँ, इसमें केवल ये हो सकता है कि मतलब सभी बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन मतलब कोई स्कूल ऐसा है जो निजी है, उसमें जो है फीस अधिक हो, तो उसमें जो है जो बड़े लोग रहेंगे वही अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बट सरकारी स्कूल ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं उसमें ऐसा होता है कि मतलब जिसके पास फीस और मतलब पेड नहीं हो पाता है, तो वे लोग भी आपके सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिससे वे शिक्षा। उसके बाद आपका चिकित्सालय हो गया, सड़क हो गए, नहरें हो गए, ये आपके क्या है? ये सभी व्यक्तियों के लिए, सभी व्यक्ति, इसमें कोई एक व्यक्ति केवल इसका यूज नहीं कर सकते। जैसे स्कूल है, स्कूल आपके सभी वर्ग के सभी व्यक्ति इसका यूज कर सकते हैं, अपने बच्चों को इसमें पढ़ा सकते हैं। चिकित्सालय है, चिकित्सालय भी वैसा है, इसमें सभी लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। सड़क है, सड़क ये किसी विशेष व्यक्ति का नहीं होता है। सड़क किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं होता है। इस पे ये नहीं हो सकता कि मतलब कोई एक विशेष व्यक्ति ही चले। और अगला है आपका नहर। नहर से केवल को ऐसा नहीं कि मतलब नहर का कोई एक विशेष व्यक्ति इसका यूज़ करेंगे, नहीं, इसमें सभी लोग इसका यूज़ करके अपने खेतों की सिंचाई करेंगे या जिस प्रकार आवश्यकता होगी उसका यूज़ करेंगे। तो ये नहर और ये आपका हो गया सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन को एक बार फिर से हम डिफाइन कर देते हैं। ऐसे संसाधन जिस पर सबका अधिकार हो, जिस पर सबका बराबर का अधिकार हो, इस पर किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार न हो करके बल्कि इस पर सभी समाज के सभी वर्ग के लोग इसका यूज़ कर सकें, वह आपका सामुदायिक संसाधन कहलाता है। इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, जिसमें उदाहरण आपका है सरकारी स्कूल हो गया, नहर हो गया, चिकित्सालय हो गया, सड़कें हो गई, ये सारी चीज़ें आपके सामुदायिक में आ जाएंगी। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। ये देखते हैं, राष्ट्र का मतलब किसी देश का संसाधन, ऐसा संसाधन जो देश के सरकार के द्वारा संसाधन उपलब्ध कराया जाए और उसको सभी लोग उसका यूज़ करें, वह आपका राष्ट्रीय संसाधन होता है। देश उपलब्ध वे संसाधन जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाए और उसका उपयोग
देश के सभी लोग करें वह आपका राष्ट्रीय संसाधन होता है। इस पर सरकार का अधिकार होता है। इस पर सरकार का अधिकार होता है। सरकार जिसको चाहेगा उसके लिए वह जो प्रोवाइड करवा सकता है। इसमें उदाहरण के रूप में हम देखेंगे सड़कें, पदार्थ, खनिज पदार्थ, सड़कें, रेल, खनिज पदार्थ, राष्ट्रीय संसाधन। चौथा और अंतिम टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अंतरराष्ट्रीय, इसकी परिभाषा आपका स्वामित्व के आधार पे अंतिम और चौथा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? जी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन ये वे संसाधन होते हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मालिकाना स्वामित्व होता है। ये वे संसाधन होते हैं जिन पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मालिकाना हक होता है। वे फिर इसको संचालित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ये वे संसाधन होते हैं जिन पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मालिकाना हक होता है, वे ही इसको संचालित करते हैं। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। जैसे आपका हो गया WHO। WHO क्या करता है, इसका फुल फॉर्म पहले देखते हैं।
इसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर हम इंग्लिश में इसको देखेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बीमारी से संबंधित हो, चिकित्सा से संबंधित हो, यदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उस पर ये बोल दें कि मतलब आपको इससे बच के रहना है, तो आप उस संस्था की बात को मानेंगे। इसे पूरा देश मानेगा। देश ही नहीं, जो इससे जुड़े रहेंगे सभी विश्व के सभी देश इसको मानेंगे। जैसे आपका कोविड-19 आया था, कोविड-19, इसको बोलते हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पर पहले चाइना में आया, उसके बाद आपका भारत में सबसे पहले केरल में आया था। केरल में लोगों की मृत्यु हुई। उसके तत्पश्चात लोगों को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह निर्देश दे दिया गया कि आप जो है जितना इससे बच के रहेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। तो देश की सरकार को यह सूचना दी गई। देश की सरकार को यह सूचना दे दी गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि अपने देश में जितने भी नागरिक हैं उनको इसकी सूचना दीजिए कि मतलब वे लोग मास्क लगा के चलें, अन्य सुविधाओं का जो मेडिकल आपके सुविधाएं हैं उसका यूज करें, जिससे वे जो कोरोना वायरस से बच सकें। नहीं तो इससे आप ही नहीं, आपका पूरा देश जो है बर्बाद हो जाएगा। यह सभी देशों को चेतावनी मिल चुकी थी। यह बहुत बड़ी महामारी थी। यह एक बहुत बड़ी महामारी थी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसको बता दिया गया कि मतलब आपको इससे बच के रहना है। अगर बचेंगे नहीं तो आप इसकी चपेट में आएंगे तो मतलब लोगों का हरासमेंट होगा, लोग मरेंगे और देश का जनमानस के लिए समस्या उत्पन्न होगी। जी दोस्तों, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि मतलब इसमें किसी देश, जैसे ये आपका भारत है, तो यहाँ देखेंगे भारत है तो देखेंगे इसके किनारे किनारे आपके सागर हैं। इसके किनारे किनारे सागर हैं, तो ये भारत की ये सीमा है। तो इसके 200 मील तक आप जो है, अगर 200 मील तक आपका अधिकार होगा इस पर। 200 मील तक समुद्र में 200 मील तक भारत के जो तटरेखा है, तटरेखा से 200 मील की दूरी तक भारत सरकार का हक होता है। भारत की बात हो रही है, इसलिए भारत सरकार का हक होता है। इसके 200 मील तक यह कुछ भी कर सकता है। अगर इसके अंदर कोई आना चाहे तो उसके लिए भारत सरकार उसको आने की अनुमति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। इसमें 200 मील तक भारत सरकार का मालिकाना हक होता है। तो यहाँ तक आने के लिए भारत सरकार के द्वारा अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर आप अनुमति नहीं लेते हैं तो एक प्रकार से हो सकता है आपको आतंकवाद घोषित कर दिया जाए। इस प्रकार से आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। ये वे संसाधन होते हैं जिनको संचालित करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं। तो वे जिस प्रकार से आपको निर्देश देती हैं उसी प्रकार से आपको हर कार्य को करना पड़ता है। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जी दोस्तों, यह आपका
स्वामित्व के आधार पर जितने भी आपके टॉपिक थे सभी आपको बताया गया। तो यह लास्ट था। तो इसके बाद हम अगला टॉपिक मिलते हैं आगे नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।